नाखुश हैं और नामजदगी को लेकर सवाल उठा रही हैं। खबरों के मुताबिक कुछ नाराज बीजेपी कारकुनान ने इस फैसले की मुखालिफत करते हुए इस्तीफा भी दे दिया है। हालांकि पार्टी का एक धड़ा इसकी हिमायत भी कर रहा है। लद्दाख के रुकने पार्लियामेंट हनीफा जान के हल्फ बर्दारी तकरीब से दूर रहने की वजह से ये मामला और तूल पकड़ गया है। हनीफा जान का इल्जाम है कि होम मिनिस्ट्री और एलजी इंतजामिया हिल डेवलपमेंट काउंसिल को कमजोर करने का काम कर रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस का इल्जाम है कि रियाज अहमद की नामजदगी में बरसों से चले आ रहे समझौते और 1997 के एलएसडीसी एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है। बता दें कि मौजूदा वक्त में हिल डेवलपमेंट काउंसिल में एक खातून समेत कुल 3 नामजद रुकन हैं। वाज़ेह हो कि काउंसिल में 4 मेंबरान की मौजूदगी की रिवायत चली आ रही है, जिसमें 2 खातून और 2 प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप से होंगे। इसी बुनियाद पर कांग्रेस और बीजेपी रियाज अहमद की नामजदगी की मुखालिफत कर रही हैं। रियाज अहमद ने आज कारगिल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले में वजाहत देते हुए कांग्रेस, बीजेपी और मकामी एमपी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक्ट में 2 खातून की नामजदगी को लाजमी नहीं रखा गया है। सांसद हनीफा जान की तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने एलएसडीसी एक्ट को ठीक से नहीं पढ़ा है। रियाज अहमद के मुताबिक वो शिया समाज से आते हैं और वो प्रिंसिपल माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं। वाज़ेह हो कि 2003 में वजूद में आए कारगिल काउंसिल की 30 में से 26 सीटों पर चुनाव के जरिए मेंबरान मुंतखब होते हैं, जबकि 4 अरकान को प्रदेश सरकार की तरफ से नामजद किया जाता है। ये कियोस क्रिएट किया कि लद्दाख का जो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट का बीजेपी वायलेशन कर रही है। खैर, मैं उस बात पे आता हूँ, अदरवाइज मुझे कोई इसका रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं था। तो खैर, वहाँ पे कल वो बोल रहे थे कि रिजेक्टेड लीडर है, तो यहाँ पे हिस्टोरिकल मार्जिन से जीत के आई है। नो डाउट हिस्टोरिकल मार्जिन से जीत के आई है, लेकिन अगर उनके इस बात को अगर हम सही माने कि इलेक्शन में जो कंटेस्ट करता है और जो हार जाता है, अगर वो रिजेक्टेड लीडर होगा, तो फिर तो मेरे से ज़्यादा इल्ज़ाम उसके अपने आका पे लगता है। लेकिन क्योंकि आपको बखूबी पता है कि एक कहावत है कि देग से पहले चमचा गर्म होता है। बेसिकली ये कंपोजिशन पे जो सवाल उठाया है, उस निस्बत जो सेक्शन 4 कंपोजिशन ऑफ काउंसिल के सेक्शन 4 क्लॉज 2 में एक पॉइंट दिया गया है, वो ये है, आई विल रीड इट आउट। द गवर्नमेंट में नॉमिनेट not more than 4 persons from amongst the principal religious minorities and women in the districts to be members of the council. So nowhere यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है, it has been written that कि कितने नंबर ऑफ वुमेन होना चाहिए या माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी में कितने पर्सन्स होना चाहिए। ये एक्ट इसके इंटरप्रिटेशंस में नहीं गया है। अलबत्ता अब क्योंकि ये सवाल आज का नहीं उठाया गया है, बहुत पहले ये जब सवाल उठा कि हाउ डू वी डिफाइन द प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटीज, सिंस देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटीज इन दिस एक्ट, इट हैज़ नॉट बीन गिवन। तो उस हिसाब से ऑनरेबल कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन इस एक्ट में आया गया है पेज नंबर 4 पे, वो कुछ इस तरह है। The expression has not been defined in the act, जो कि इस एक्ट में डिफाइन नहीं था। In its grammatical meaning, it means the fundamental and primary religion. The primary religion of Sunni and Shia sects of Muslim being Islam. पीयूष, आपको बता दें कि रियाज अहमद की नामजदगी को लेकर लगातार मुखालिफत की जा रही है, जिसमें तमाम दीगर पार्टियों की तरफ से उनके नाम को लेकर मुखालिफत की गई है। बीजेपी की तरफ से भी इस मामले की मुखालिफत की गई है। वहीं कांग्रेस और एनसी की तरफ से भी इस फैसले को लेकर मुखालिफत की गई है। इस बीच आपको बता दें कि चौथे मेंबर की नामजदगी की गई, जिसके बाद तनाज़ा खड़ा हो गया है। तमाम दीगर पार्टियां रियाज अहमद के नाम की मुखालिफत करती हुए नजर आ रही हैं। उनका इल्ज़ाम है कि एलएसडीसी को कमज़ोर करने की साजिश
की जा रही है और इसी के तहत ये नियुक्ति की गई है। हालांकि रियाज अहमद ने भी इस पर अपने रद्द-ए-अमल साफ किया है। उनका कहना है कि ये किसी भी तरह की कोई साजिश नहीं है और ऐसा वाज़ेह नहीं है कि ये ज़रूरी है कि 2 ही खातून की नामजदगी होना ज़रूरी है। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के लीडरान भी इस पर खासे नाराज नजर आ रहे हैं। कई लीडरान की तरफ से इस फैसले के बाद इस्तीफा भी दिया गया है। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे फिरोज जुड़ गए हैं। फिरोज, क्या कुछ डिटेल्स अब तक मिल रही हैं? तमाम जो दीगर पार्टियां हैं उनकी तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है, बीजेपी लीडरान ने नाराजगी जाहिर की है, लेकिन कुछ लोग बीजेपी से इसका समर्थन भी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ इतनी मुखालिफत में है कि उनकी तरफ से इस्तीफा भी दे दिया गया है। वहीं दूसरी अगर पार्टियों की हम बात करें तो एनसी और कांग्रेस भी इस फैसले से नाराज नजर आ रही है। इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि रियाज अहमद की तरफ से भी जो रद्द-ए-अमल सामने आया है, क्या कुछ सफाई उन्होंने पेश की है? देखिए सदफ, सबसे पहले जो पांचवी जो एलएचडीसी है उसके जो चौथे जो नॉमिनेटेड काउंसलर हैं रियाज अहमद, उसको लेकर काफ़ी वक्त से जो है चर्चा चल रही थी, बातचीत चल रही थी और इससे पहले भी ये डिसाइड नहीं हो पाया था कि आखिर चौथे जो नॉमिनेटेड काउंसलर हैं वो आखिर किसको यहाँ पे चुना जाए। लेकिन वो चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं और हमने देखा कि 2 दिन पहले जब हलफबर्दारी हुई थी यहाँ पे करगिल के टीएफसी में, और सबसे पहला सीन वहाँ पे ये क्रिएट हुआ था कि जो हमारी जो एलएचडीसी जो काउंसिल है, 5th जो एनसी और कांग्रेस के कोलिशन में चल रही है, उनकी तरफ से जो है नाराजगी यहाँ पे जाहिर की गई थी और ओथ सेरेमनी में जो है उनकी तरफ से कोई भी काउंसलर और लीडरान जो है वो शामिल नहीं हुए थे। और उससे पहले ही हमने देखा था कि कहीं ना कहीं ओथ सेरेमनी से पहले जो एमपी लद्दाख के हाजी हनीफा जान जो है उसने भी जो है नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि जिस तरीके से ये जो नॉमिनेटेड सीट है वो सिर्फ खवातीन के लिए यहाँ पे मुख्तस की गई है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं जो बातों का सिलसिला है या कहीं ना कहीं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है वो हमें यहाँ पे देखने को मिला मुसलसल। जो सबसे पहले शुरुआत एमपी लद्दाख से हुई, फिर यहाँ पे जो स्पोक पर्सन है एनसी के, उनकी तरफ से जो है वो यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई और उन्होंने कहा कि सरासर जो है ये कहाँ से रास्ता बना के जो है अपनी सीट यहाँ पे ले चुके हैं या किस तरीके से इन्होंने ये सीट यहाँ पे हासिल की है, वो तमाम चीज़ों को हम जानते हैं। और ये जो है लड़कियों का हक है और लड़कियों के हक को कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पे उसको छीना जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि कल जिस तरीके से एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस जो नॉमिनेटेड काउंसलर है एडवोकेट रियाज अहमद ने उसने दी और उनके साथ साथ जो करगिल कोर्ट से जो एडवोकेट असगर यारकिन है उसने जो है स्पेशली एलएचडीसी के जो नॉमिनेशन एक्ट को जो है पूरी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया और आखिर इसमें ये बताया गया कि इन जो एक्ट है इस समय जो काउंसिल का 2020 तक, उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो रखी गई हैं। और स्पेशली अगर हम बात करें यहाँ पे नॉमिनेशन को लेकर, इसमें 4 सीटों का जिक्र किया गया है और 4 सीटों से ज़्यादा जो है नॉमिनेशन यहाँ पे किसी को वो नहीं दे सकते हैं एलएचडीसी काउंसिल में। और इसमें कहीं भी यह मेंशन नहीं है कि ये सिर्फ खवातीन के लिए स्पेशली इनके लिए यहाँ पे मुख्तस किया गया है। तो उस तमाम चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं हमने जो संकू की अगर हम बात करें, संकू के जो है कुछ लीडरान की तरफ से जो है वो यहाँ पे रिजिग्नेशन जो लेटर है वो हमें देखने को मिला था। जो बीजेपी के जो काफ़ी वक्त से अनकरीबी जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से जो है रिजिग्नेशन वो हमें देखने को मिली थी। और वहीं कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा कि जो बीजेपी यूनिट करगिल के जो कारकुनान है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रियाज अहमद का यहाँ पे सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे। और एक चीज़ मैं बताता चलूँ सदफ यहाँ पे कि जो रियाज अहमद खान है वो पहले ही 2 बार जो है जो एलएचडीसी काउंसिल है उसमें फाइट कर चुके हैं। काफी टक्कर का जो मुकाबला था वो यहाँ पे हमें देखने को मिला था। चुलिस्कम्बो साइड से 2 बार ये लड़ चुके हैं। उसके बाद जो है इस बार जो है हमें ये देखने को मिला कि कहीं ना कहीं चुलिस्कम्बो से जो है हार जाने के बाद जो है बीजेपी की तरफ से जो है इन्हें नॉमिनेटेड काउंसिलर के तौर पे जो है इस वक्त ग्राउंड पे उतारा गया है। और इससे पहले जो है बात चल रही थी कि खवातीन यहाँ पे उतारी जाएगी नॉमिनेटेड काउंसिलर के तौर पे। अमीना कारी का नाम जो है वो यहाँ पे काबिल जिक्र था, लेकिन अब जो है रियाज अहमद खान जो है ग्राउंड पे उतर चुके हैं। और उनसे जिस तरीके से आज भी हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, जो पार्टी के ऊपर जो एलिगेशंस लगाई जा रही थी यहाँ पे या उनके बारे में जो बातें यहाँ पे बोली जा रही थी कल,
तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम बातें जो है वो यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं और वो किसी भी चीज़ को अब जो है यहाँ पे नुक्ता नून पे नुक्ता वो नहीं बनाना चाहते। उन्होंने ऐसा जो है अब से कुछ ही पल पहले जब हमारी फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने ऐसा कहा कि जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें मुझे सामने रखनी चाहिए थी बीजेपी पार्टी की तरफ से, वो मैं सामने रख चुका हूँ और आगे जो है बाकी जो तमाम चीज़ें हैं वो बीजेपी पार्टी खुद डिसाइड करेगी कि अगले आने वाले वक्त में जो रद्द-ए-अमल होगा, वो किस तरीके का होगा, वो यहाँ पे देखने वाली चीज़ है। तो कहीं न कहीं कल हमने ये भी देखा था कि जिस तरीके से जो मास रेजिग्नेशन हमें शंकु वाली साइड से देखने को मिल रहा था, तो वहाँ पे जो यूटी लेवल के जो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं, वो वहाँ पे आए थे और उनके जो कारकुनान हैं, उनसे वो मिले थे और कहीं न कहीं जो है उनके इश्यूज़ को यहाँ पे सुना गया और उन इश्यूज़ को जो है रिज़ॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश की गई थी सदब। लेकिन इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक तरफ से अब 2.5 साल का जो वक़्फ़ा है, जो काउंसिल का 5th एलएचडीसी काउंसिल कारगिल का, वो अब यहाँ पे मुकम्मल होने जा रहा है। उसके बाद जो है 2.5 साल का वक़्फ़ा जो है वो यहाँ पे फिर से हम कह सकते हैं कि वो कांग्रेस के हाथों में होगा क्योंकि इस वक्त जो भाग-दौड़ है वो यहाँ पे डॉक्टर जाफर आखुन जो एनसी की तरफ से जो चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर के तौर पे जो फ़राइज़ है वो यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं। जब 2.5 साल का अरसा फिर से यहाँ पे शुरू होगा तो उसके बाद भी जो है हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो है सियासी भूचाल जो है इस वक्त एलएचडीसी के अंदर भी जो है आने वाले वक्त में सोर्सेज के हवाले से हम कह सकते हैं वो हमें यहाँ पे बहुत बड़ी जो है बदलाव हमें यहाँ पे देखने को भी मिल सकता है इस एलएचडीसी कारगिल में। जी बिल्कुल फिरोज, ऐसे में ये भी है कि हाजी हनीफा जान ने हल्फबर्दारी तकरीब से दूरी बनाई जिसके बाद ये मामला और ज़्यादा तूल पकड़ रहा है और इस पर जो तमाम रद्द-ए-अमल है वो मुखालिफत भी देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि एक्ट में ये कहीं भी वाज़ेह नहीं है कि 2 ख्वातीन की ही नामजदगी ज़रूरी है और यही रियाज़ अहमद की तरफ से भी कहा गया है। दूसरा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि रियाज़ अहमद जो शिया तबका है उससे आते हैं, इसका भी प्रभाव देखने को मिल रहा है क्योंकि तमाम लीडरान इसकी मुखालिफत कर रहे हैं और मुखालिफत इतनी ज़्यादा है कि कई ने इस्तीफ़ा भी दे दिया है। वहीं ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि एलएचडीसी को कमज़ोर करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। लेकिन अगर एक्ट की तरफ अगर देखा जाता है वहां कहीं भी ये वाज़ेह नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ख्वातीन की ही नामजदगी होगी। देखिए सदब, सबसे पहले शुरुआत जो है वो एमपी लद्दाख की तरफ से की गई थी क्योंकि सबसे पहले जो रद्द-अमल जो है वो उनकी तरफ से आया था क्योंकि उस समय जो है हलफबर्दारी का जो टाइम था वो 4 बजे का यहाँ पे रखा गया था। लेकिन उससे पहले ही हमने देखा था कि जिस तरीके से जो एमपी लद्दाख हैं उनकी तरफ से एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पे रखी गई थी और मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम जो है बिल्कुल इसके खिलाफ हैं क्योंकि जिस तरीके से रियाज अहमद को आज हलफ का यहाँ पे मौका मिल रहा है और इसके साथ साथ हम इसके पूरे ही तरीके से यहाँ पे अगेंस्ट है और जिसके चलते कहीं ना कहीं काउंसिल के अंदर जो इस वक्त एनसी कांग्रेस की कोalition वाली सरकार चल रही है उनकी तरफ से भी जो है कोई भी लीडरान जो है हमें हलफबर्दारी के दौरान जो है टीएफसी में जो है हमें मौजूद नहीं मिला। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो है एलएचडीसी के अंदर जो है कहीं ना कहीं जो है टकराव जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। और वहीं जिस तरीके से एक्ट की अगर हम बात करें सदफ, क्योंकि एक्ट को लेकर काफी वक्त से बात चल रही थी कि एक्ट के अंदर ये चीजें नहीं है, ये कहाँ पे मेंशन है, तो उन तमाम चीजों को जो है कल हमने देखा कि जिस तरीके से जो एडवोकेट असगर यारकिन है उसने तमाम चीजें जो है वो यहाँ पे क्लियर की और उन्होंने ये भी कहा कि बेशक जो है सुन्नीस की अगर हम बात करें स्पेशली कारगिल के अंदर वो यहाँ पे माइनॉरिटीज में आते हैं, लेकिन सुन्नी और शिया दोनों जो है वो मुस्लिम तबके से यहाँ पे ताल्लुक रखते हैं। तो उसमें ये चीजें भी कहीं पे मेंशन नहीं है कि स्पेसिफिकली ये सुन्नी को दिया जाए या शिया को दिया जाए और या स्पेसिफिकली जो है खवातीन 2 से ज़्यादा खवातीन हो या 2 से कम खवातीन हो, ये चीज़ें जो है कोई भी यहाँ पे पूरी तरीके से जो है एक्ट के अंदर जो है वो लिखी नहीं गई है। अगर ये चीज़ें जो है रियाज अहमद ने ये भी साथ में एड ऑन करते हुए कहा था कि अगर ये तमाम चीज़ों के अंदर अगर तरमीन अगर करना है, अमेंडमेंट अगर करना है आने वाले वक्त में, तो आने वाले जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें जो है ये चीज़ें अपग्रेड करने की ज़रूरत है, पूरी मेंशन करने की जो ज़रूरत है। तो उन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे भी हमें देखने को मिला कि जो रद्द अमल था वो यहाँ पे काफी साफ तौर पे जो है हमें देखने को मिला। रियाज अहमद कहीं ना कहीं रिएक्ट करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे थे क्योंकि एमपी लद्दाख ने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, उसके बाद जो एनसी की तरफ से जो सईद रजा है उनकी तरफ से भी कम से कम 10-12 मिनट का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशली इसी इशू पे यहाँ पे सामने रखा गया था। तो सदफ इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि एडवोकेट रियाज ने कहीं ना कहीं जो है अपनी तरफ से जो है ये बात यहाँ पे साफ कर दी कि एक्ट के अंदर कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि
ये जो सीटें हैं ख़ासतौर पे नॉमिनेशन वाली सीटें, ये स्पेसिफिकली ख़वातीन के लिए यहाँ पे दी गई हैं, या ख़वातीन ही इस पे जो है वो यहाँ पे आने वाले वक्त में यहाँ पे जो है नॉमिनेशन के तौर पर या अपनी सीट पे यहाँ पे बैठ के अपना कारकर्दगी जो है वो सामने ला सकती हैं। हम और एक चीज़ यहाँ कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की तरफ से पहले ही ये बात सामने रखी है, क्योंकि 33% जो रिजर्वेशन है आने वाले वक्त में जो इंतखाबात अब होंगे उसमें 33% जो है वो रिजर्वेशन खासतौर पर ख़वातीन के लिए देने की यहाँ पे बात चल रही है। और ये बातें भी इस वक्त सामने आ रही हैं क्योंकि बीजेपी जहाँ एक तरफ बात कर रही है कि 33% जो रिजर्वेशन है वो ख़वातीन के लिए दी जाएगी, लेकिन इस वक्त जो ये सीट है कहीं ना कहीं वो रियाज अहमद को दी गई है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं अब सियासत जो है करगिल के अंदर वो गर्माते हुए नजर आ रही है। जी सदर। बिल्कुल फिरोज, अभी फिलहाल आधिकारिक तौर पर नियुक्ति हो चुकी है और हलबर्दारी तकरीब भी हो चुकी है। ऐसे में ये सियासी माहौल एक तरफ है, लेकिन अगर हम आवाम की बात करें और अगर रियाज अहमद की शख्सियत की बात करें तो वो किस तरह इलाके में है, कितना प्रभाव आप उनका देखते हैं, और आवाम से जुड़े होने की बात करें तो वो किस तरह का रिश्ता नजर आता है, आवाम की क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है। जिस तरीके से अगर हम आवाम की बात करें, स्पेशली वो चिलिस्कम्बो एरिया से यहाँ पे ताल्लुक़ रखते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इलेक्शन के दौरान भी हमने देखा था कि उनके सपोर्टर्स में काफ़ी जोश वहाँ पे देखा जा रहा था, और कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से जो एतमाद उनके ऊपर यहाँ पे जोड़ा गया और एतमाद रखते हुए यहाँ पे जो उन्हें नॉमिनेशन यहाँ पे दी गई है। लेकिन दूसरी बार जब वो यहाँ पे इलेक्शन में खड़े हुए थे, वो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो ग्राउंड में यहाँ पे उतरे थे। तो सदफ हम ये कह सकते हैं कि जो रियाज अहमद जो है वो अपना ग्राउंड जो है इस वक्त ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो वो अपना ग्राउंड यहाँ पे अच्छे से बना चुके हैं, और कहीं ना कहीं लोग भी उनको समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे। क्योंकि 3-4 दिन पहले की अगर हम बात करें, जब ओथ सेरेमनी जब वहाँ पे थी TFC करगिल में, उसमें जो है उनके सपोर्टर्स का हम कह सकते हैं बीजेपी की तरफ से जो वर्कर्स थे उनका जो जोश था वो यहाँ पे देखते ही बन रहा था, और कहीं ना कहीं सपोर्टर्स जो है उनके साथ वहाँ पे चल रहे थे, उनका सपोर्ट कर रहे थे, और नारेबाजी करते हुए साथ में उनको जो है अपने जो करगिल यूनिट ऑफिस है बीजेपी का वहाँ पे लिया गया, वहाँ पे एक तरह का एक प्रोग्राम रखा गया था। और उसके बाद अगले दिन हमने देखा था कि एक बहुत बड़ी गैदरिंग जो है खास तौर पे चिलिस्कम्बो एरिया में रखी गई थी, जिसमें बीजेपी की तरफ से जो लीडरान है या उनके जो पूरे इलाके के जो सपोर्टर्स है वो यहाँ पे हमें देखने को मिले। अब हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है इस बार जो रियाज अहमद ग्राउंड में उतरे हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि वो नॉमिनेटेड काउंसिलर है, और वो अपने फंड को पूरे करगिल के अंदर वो कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। कि कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है कि रियाज अहमद जो है स्पेसिफिकली या चिलिस्कम्बो में या स्पेसिफिकली या करगिल ब्लॉक में ही तो वो अपने फंड को यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। तो उनके लिए मौका हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो अपने इस पॉलिटिकल करियर को जो है वो। ठीक है फिरोज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल आगे बढ़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि डोडा से आप MLA महराज मलिक की रिहाई को लेकर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में आज समाअत हुई। आपने महराज मलिक पर PSA लगाने की मुखालिफत की। आम आदमी पार्टी ने महराज मलिक को रिहा करने की भी कोर्ट से अपील की है। इस दौरान आप लीडरान ने कहा कि हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। महराज मलिक एक ईमानदार अवामी नुमाइंदा है जो लोगों के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं। हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट से उन्हें इंसाफ मिलेगा। इस मामले पर कोर्ट में अगली समाअत 4 दिसंबर को होगी। महराज मलिक के बेल को लेकर आज बहुत इंपॉर्टेंट हेयरिंग थी कोर्ट में, और क्या कुछ कोर्ट में रहा, मेरे साथ आम आदमी पार्टी के यहाँ पर नेता हैं, इनसे ही बात करेंगे। अमित जी, मुझे बताइए, आज हेयरिंग थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी और उम्मीद थी कि आज शायद महराज मलिक को बेल मिल सकती है। क्या कुछ कोर्ट में आज क्रम रहा और किस तरह से आप लोगों ने या फिर लीगल सेल ने जो है दलीलें दी हैं? देखिए, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, कंटिन्यू रहेंगे। नेक्स्ट हेयरिंग 4 दिसंबर को है, तो हमें ऑनरेबल कोर्ट पे पूरा विश्वास है कि आने वाली जो 4 दिसंबर है महराज मलिक साहब बाहर होंगे। क्योंकि देखिए, झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ जितना मर्जी फैलाया जाए, झूठ में जितना मर्जी बदनाम किया जाए, अंत जो होता है वो सच्चाई का होता है। तो आने वाली जो 4 दिसंबर है, जो आर्ग्यूमेंट आज 1.5 घंटा आर्ग्यूमेंट चले हैं और जज साहब ने बड़े सलीके के साथ उसको सुना है पूरा, तो आने वाले जो 4 दिसंबर है कंटिन्यू
रहेंगे। 1.5 घंटा आज आर्ग्यूमेंट चले। आप कह रहे हैं 1.5 घंटा आर्ग्यूमेंट रहे हैं, किस तरह से सरकार ने अपनी बात रखी है? आपके लीगल सेल ने क्या कुछ चीजें रखी हैं? देखिए अभी तो जो डोजियर था वही डोजियर बताया जा रहा था, और जो FIRs लगाई गई थी वो FIRs बताई जा रही थी कि ये FIRs जो है वो जो 504 या फिर 351 जो भी वो लगाई गई थी, वो कोई 1 महीने की थी, कोई 2 साल की सजा थी, वो इस केस में बनती ही नहीं थी। तो वही डोजियर की एक बताया जा रहा था कि किस तरह डोजियर को एक प्री प्लान्ड एक जो PSA का प्रोग्राम बनाया गया था, वो हमारे लीगल सेल ने वहां पे बताया जज साहब को। तो अभी वो कंटिन्यू है आर्ग्यूमेंट्स, जो भी होगा ऑनेबल कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है, और हमें उम्मीद है जो जनता की, जो जम्मू कश्मीर की आवाम जो दुआ कर रही है महराज मलिक साहब के लिए, क्योंकि महराज मलिक साहब जब बाहर आएंगे तो असेंबली में अगर आवाज कोई गूंजती थी तो वो महराज मलिक साहब की गूंजती थी। वही महराज मलिक जो है जिन्होंने डेली वेजर की आवाज उठाई, जिन्होंने यूथ की आवाज उठाई, जिन्होंने स्कूल मांगा, जिन्होंने हॉस्पिटल मांगा, और जो आज के टाइम की जरूरत है, तो वही महराज मलिक साहब का कहना था। और आने वाले कल में महराज मलिक साहब जो है 4 दिसंबर को जो आर्ग्यूमेंट जब कंटिन्यू जो होने हैं वो कंप्लीट होंगे, तो हमें उम्मीद है कि ऑनेबल कोर्ट का जो फैसला है वो। लीगल सेल से अगर हम बात करें तो कितने लोग शामिल थे आपके आम आदमी पार्टी की तरफ से? आम आदमी पार्टी की लीगल की पूरी टीम शामिल थी, और हमारी जो कोर कमेटी है हमारी आम आदमी पार्टी की, वो भी सारी वहाँ पे शामिल थी। लगातार हम देख रहे हैं कि कई सारे हैशटैग भी चल रहे हैं, महराज मलिक के सपोर्ट में इनको रिलीज़ किया जाए। इवन कि कई बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी इस तरह के हैशटैग्स को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार किस तरह से सपोर्ट कर रही है? पर्टिकुलर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, किस तरह से वो महराज मलिक के सपोर्ट में अब आपको नजर आ रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि चाहे जम्मू कश्मीर का कोई भी नेता होगा जो ईमानदार होगा, वो अपने कुलीग को कभी भी गलत नहीं बोल सकता, और खासकर ऐसे महराज मलिक साहब, ऐसा लीडर जो कि अवाम की आवाज़ उठाता था, जो लड़ता था सरकार से, जो लड़ता था अपोजिशन से कि लोगों की बात की जाए। ये असेंबली जो है ये जय श्री राम या फिर अल्लाह ताला के नारे लगाने के लिए नहीं है, ये असेंबली जो है वो लोगों की आवाज़ उठाने के लिए है। तो ये महराज मलिक साहब की एक इमेज थी। महराज मलिक साहब ने खुद कहा था, मैं एक MLA हूं, मैं लोगों की आवाज़ उठाने आया हूं, मैं किसी धर्म की राजनीति करने नहीं आया। तो इसीलिए महराज मलिक साहब को हिंदू भी पसंद करता था, मुस्लिम भी पसंद करता था, सिख भी पसंद करता था, ईसाई भी पसंद करता था। और वही शायद उनकी गलती भी वही थी, उनको जानबूझ के एक प्री प्लान्ड उनके लिए PSA बनाया गया और लगाया गया। जबकि PSA जो बना हुआ था, PSA एक जब कोई लकड़ी चोरी होती थी फॉरेस्ट में, तो उसके लिए बनाया गया था कि लकड़ी चोरी ना हो। PSA उसके लिए बनाया गया था। आज PSA का गलत इस्तेमाल करके एक MLA, चुनिंदा MLA पे अगर आप इस तरह उनको डिटेन करोगे, आज 3 महीने होने वाले हैं 8 दिसंबर को, तो आप सोचिए कि क्या एक मैसेज आएगा जम्मू कश्मीर की आवाम को। डरा हुआ माहौल है जम्मू कश्मीर का। ये आज बात करने से डरते हैं लोग। क्या सरकारें चेंज नहीं होंगी? क्या यही सरकारें रहेंगी? सरकार एक दिन आएगी, जबकि जम्मू कश्मीर की सरकार भी ये कहती है कि ये गलत PSA है। तो फिर मुझे बताइए कि जब सरकार की भी नहीं सुनी जा रही, MLAs की भी नहीं सुनी जा रही, तो फिर आप इलेक्शन करवाना बंद कर दीजिए। अभी बड़ा लोगों को ये ध्यान था, इस चीज़ पर चर्चा भी बड़ी थी कि बाई इलेक्शंस और राज्यसभा चुनावों के बाद हो सकता है महराज मलिक को जल्द जो है रिलीज कर दिया जाए। आज की तारीख पर भी बड़ा ज़्यादा फोकस था, तो एक आपको लग रहा था कि दोनों इलेक्शन के बाद कहीं ना कहीं जल्दी उनको जो है बेल मिल सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि महराज मलिक साहब का जो केस है वो स्पेशल केस है, वो एक आम PSA का केस नहीं है। महराज मलिक साहब एक चुनिंदा MLA हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर को वो असेंबली में उनकी बात रखते थे, पूरी आवाम की बात रखते थे। तो ये केस एक स्पेशल केस है, तो ऑनेबल कोर्ट ने भी इस चीज़ को स्पेशल में लिया हुआ है। तो ये मुझे पूरा विश्वास है ऑनेबल कोर्ट पे कि आने वाले जो कंटिन्यू आर्ग्यूमेंट रहेंगे, तो आने वाले जो 4 दिसंबर है उसमें कोई ना कोई फैसला जो है वो महराज मलिक साहब के हक में आएगा। महराज मलिक तो खुद कठुआ जेल में है, उनकी गैर मौजूदगी में डोडा उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरह से कामकाज देख रहे हैं? क्या उनके पीछे किसको दायित्व दिया है? आम आदमी पार्टी किस तरह से उनके बिहाफ में वहाँ काम? महराज मलिक साहब के जो PA हैं उनको फुल अथॉरिटी दी गई है पूरी पार्टी चलाने की। हमारे जासिर मलिक जी हैं, जासिर भाई जी हैं, जासिर मट्टू जी, उनको कोऑर्डिनेटर बनाया है महराज मलिक साहब ने। पूरे जम्मू कश्मीर की इस टाइम आम आदमी पार्टी अगर कोई चला रहा है तो जासिर मट्टू जी और हमारे PA जो हैं महराज मलिक साहब के, उनको फुल अथॉरिटी है। और आप देखिए, एक पहला MLA ऐसा है जिसने पूरे ट्रांसपेरेंसी तरीके के साथ पूरे फेसबुक पे उन्होंने चलाया कि मेरे जो फंड्स हैं वो यहाँ यूज़ किए जाएं। बताइए, आज तक
किस एमएलए ने, किस मिनिस्टर ने, किस लीडर ने, किस एमपी ने आज तक ये बात की हो, ट्रांसपेरेंसी रखी हो अपने फंड्स में? नहीं रखते, क्योंकि महराज मलिक साहब कहते हैं कि हमारा काम है जो लोगों का पैसा है उसको लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक डिलीवर करना। यही होता है एक लीडर का फर्ज, जो महराज मलिक साहब हमेशा निभाते आए ईमानदारी से, और वो आगे भी चलते रहेंगे। अब आपको उम्मीद है कि अगली हेयरिंग में एक बेल हो सकती है, या फिर ये अभी और लंबा चलेगा प्रोसीजर, क्योंकि लोग बड़ा इंतजार कर रहे हैं? अगर देखा जाए तो ये तो ऑनरेबल कोर्ट का जो भी फैसला रहेगा हमें मंजूर होगा, लेकिन अगर हम जो आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, जो भी आज 1.5 घंटा आर्ग्यूमेंट हुए, उस हिसाब से हमें जो उम्मीदें हैं, और उम्मीदें हमारी इस टाइम मतलब कि जाग चुकी हैं, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम की उम्मीदें जाग चुकी हैं कि जल्द ही महराज मलिक साहब बाहर होंगे, और 4 तारीख जो दिसंबर की जो उन्होंने डाली है, आर्ग्यूमेंट कंप्लीट होंगे तो फैसला बहुत जल्द आएगा। और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो जीत है वो सच्चाई की होगी, और हमेशा होती रही सच्चाई की। तो साफ तौर पे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट हेयरिंग थी, और आज की हेयरिंग के बाद अब 4 दिसंबर अगली डेट है, लेकिन ये माना जा रहा था कि आज हो सकता है कि महराज मलिक को बेल मिल जाए। लेकिन जिस तरह से चाहे वो डोजियर पर लगभग 1.5 घंटे चर्चा करनी हो, या फिर इसी तथ्यों को लेकर आगे कोर्ट में सारी बात चल रही हो, और मोरओवर जल्दी जल्दी जो अब प्रोसीजर है वो आगे बढ़ भी रहा है, तो उम्मीद आम आदमी पार्टी की यही जाग रही है कि कोर्ट जो है वो आम आदमी पार्टी और आम लोगों की, डोडा के लोगों की सुनेगा, और उनके विधायक को जल्द से बेल मिलेगी ताकि वो बाहर निकल के लोगों के कामकाज कर सके। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाड़ की रिपोर्ट। और इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, महराज मलिक का मामला अभी कोर्ट में है और अगली समाअत 4 दिसंबर को होनी है, लेकिन आज भी इस दौरान बहस की गई, जहां आम आदमी पार्टी तो मुखालिफत करती हुई नजर आ रही है और साथ ही उनकी रिहाई को लेकर भी अपील कर रही है, लेकिन लंबा वक्त बीत चुका है। क्या कुछ इस हवाले से अपडेट्स मिले हैं? क्या उम्मीद जताई जा रही है? क्या महराज मलिक की रिहाई जल्द हो सकती है? बिल्कुल सदफ, अगर हम बात करें तो 8 दिसंबर को महराज मलिक को पीएसए के तहत गिरफ्तार हुए पूरे 3 महीने हो जाएंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी लगातार उनकी रिहाई के लिए जद्दोजहद कर रही है, और उनकी जो लीगल सेल है वो पूरा कोशिश कर रही है कि पूरी तरह से इस केस को जल्द से जल्द उस राह लेके जाया जाए जहां पर महराज मलिक को कोर्ट जो है वो बेल दे दे। ऐसे में आज भी लगभग 1.5 घंटे तक आप कह सकते हैं कि पूरी चर्चा चली, इस पूरे केस को लेकर सुनवाई की गई, और जो सरकारी वकील थे उन्होंने अपनी बात रखी, वहीं आम आदमी पार्टी के वकीलों ने अपनी बात रखी, और महराज मलिक के लिए जो है वो तथ्य जो है कोर्ट के सामने रखे। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगली डेट जो है, हेयरिंग जो है 4 दिसंबर को है, और उसको देखते हुए काफी चीजें जो है वो इस समय आगे देखना बहुत लाजमी रहने वाला है, क्योंकि साफ तौर पर आम आदमी पार्टी यही कह रही है, उनकी कोशिश ये है कि महराज जल्द से जल्द बाहर आ जाए, ताकि वो जो है चुने हुए नुमाइंदे हैं जनता ये काम कर सकें। ओवरऑल उनके बिहाफ में काम तो किए जा रहे हैं, लेकिन जिस गति से होने चाहिए उस गति से नहीं हो पा रहे हैं, और जिस तरह से महराज मलिक खुद लोगों की आवाज, बुलंद आवाज समय समय पर उठाते रहे हैं, तो ऐसे में जल्द से वो फिर बाहर आए और उसके बाद जो जनता के तमाम मुद्दे इशूज हैं वो उठा सकें। जी ख्वाहिश, इसी के साथ अगर डोडा इंतजामिया की बात करें तो इंतजामिया की तरफ से इस केस पर अभी फिलहाल क्या रद्द-ए-अमल सुनने को मिल रहे हैं? क्योंकि ये भी था कि डिप्टी कमिश्नर के साथ जो गलत बयानबाजी थी उनकी वो की गई थी, और भी कई जो अफसरान हैं उन्हें भी धमकियां दी गई थी। इस तरह की जो बातें हैं वो भी लगातार अभी तक सामने आ रही हैं, और ऐसे में अगर हम आवाम की भी बात करें तो आवाम इस मसले को लेकर परेशान नजर आ रही है, नुमाइंदगी करने के लिए कोई नहीं है। हालांकि आवाम महराज मलिक के समर्थन में ही नजर आ रही है। दीगर पार्टियों की हम बात करें तो वो भी पीएसए की जो मुखालिफत है वो करती नजर आ रही है। इस हिसाब से, इस एंगल से अगर देखा जाए तो इंतजामिया और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ बयानात सुनने को मिलते हैं? देखिए, अभी तरह एडमिनिस्ट्रेशन तो इस मामले पर कुछ नहीं बोल रही है, चाहे वो तफ्तीश का विवाद हो या बाकी अफसरों के साथ किसी तरह की बॉडी एक्सचेंज महराज मलिक हुई है, उसको लेकर अफसरों की तरफ से तो कोई बयानबाजी नहीं हो रही है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं या फिर डोडा के लोग हैं, खासतौर पर उस बेल्ट से जहाँ के महराज मलिक रहने वाले हैं, वो उनकी कमी, उनको महराज मलिक काफी कमी चल रही है। ओवरऑल बाकी अगर हम देखें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम जो है वो किए जा रहे हैं, और अब एडमिनिस्ट्रेशन पे ज्यादा दायित्व भी है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मामला बहुत बड़ा हो चुका है, और खुद जो एक चुने हुए विधायक है वो पीएसए के तहत जेल में है, और ज्यादातर उनके मामले जो है वो अधिकारियों के साथ बहसबाजी या फिर अभद्र टिप्पणी के ही है इसमें, जो कि उनको कह सकते हैं कि इन्वॉल्व किया गया है महराज मलिक को कई मामलों में। तो ऐसे में अब एडमिनिस्ट्रेशन उनके बिहाफ में काफी फोकस जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट में किया हुआ है। हालांकि उनको ये पता है कि उनकी तमाम चीजों के ऊपर नजर रखी जा रही है, इवन की अब जो आम आदमी पार्टी का कार्डर जो है वो भी हर चीज को बड़ी बारीकी से देख रहा है, और कहीं पर भी किसी भी तरह का अगर कहीं लूप होल होता है या कहीं काम में थोड़ी कोताही होती है तो यकीनन उनके द्वारा आवाज तो उठाई जाती है। लेकिन मोरोवर इंतजार महराज मलिक की रिहाई से किया जा रहा है, और जब वो बाहर आ जाएंगे यकीनन जिस तरह से पहले कामकाज करते थे वैसे ही करेंगे। लेकिन इंतजार अभी और लंबा हो सकता है, क्योंकि
जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बताया कि जो डोजियर सरकार ने पेश किया था, उस डोजियर के ऊपर भी बातचीत चर्चा चल रही है। अलग अलग धाराएं जो लगाई हुई हैं, उन धाराओं के ऊपर जो है वो बहसबाजी हो रही है और बड़ी सारी धाराएं उसमें ऐसी हैं, इसमें बहुत कम जो है आप कह सकते हैं महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने इस तरह की सजाएं हैं। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि ये कई धाराएं तो ऐसी लगाई गई हैं जो कि लागू ही नहीं होती हैं। तो इसके ऊपर जो है आम आदमी पार्टी का लीडर सेल भी अपने तथ्य रख रहा है। आगे जो है इसके ऊपर जो फिर तारीख जो 4 दिसंबर को होनी है, तारीख आनी है, हेयरिंग होनी है, उसमें फिर वो बातचीत होगी और केस को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब लग रहा है कि बड़ा ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा लोगों को। मुमकिन है कि जल्द जो है वो महराज मलिक को बेल मिल जाएगी, जिस तरह से अभी के समय पूरा सिनेरियो चल रहा है। जी ख्वाहिश। इसके अलावा अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी की हम बात करें, सत्ता में पार्टी है और कहीं ना कहीं एमएलए महराज मलिक को लेकर भी समर्थन की उनसे उम्मीद की जा रही थी। हालांकि कुछ वक्त पहले ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएसए को लेकर बयान दिया था। उनका कहना था कि ये काला कानून है और इसे पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह देखा जाता है कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उन पर ही से लगाया जाता है और उसके बाद उन्हें परेशान किया जाता है, यहाँ तक कि आवाम भी इसी मसले पर परेशान होती है। लेकिन उसके बाद क्या कुछ कदम एनसी की तरफ से उठाए गए हैं महराज मलिक की हिमायत है या खुलकर महराज मलिक की हिमायत में वो नजर आते हैं या नहीं नजर आते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी के लीडरान की हम बात करें, जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक वो समर्थन की उम्मीद करते हैं और उनकी तरफ से यही जो बयानात हैं ये भी दिए गए थे कि तमाम जो दीगर पार्टियां हैं वो भी इस समर्थन में आए और पीएससी के खिलाफ आवाज उठाएं। देखिए बिल्कुल, अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो अब क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीएसए के खिलाफ बोल रही है, हालांकि पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीएसए के मुद्दे पर माफ कीजिए काफी ज्यादा रोका और घेरा भी, क्योंकि उनका ये कहना था कि पीएसए को लाने वाली ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। और अभी के समय में पहले तो ये लोगों के ऊपर लागू होता था, अब जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर भी लागू होना शुरू हो गया है। तो ऐसे में कैसे काम चलेगा? और इसको लेकर क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी घेरे में भी थी, अभी जो एक सत्र जो अभी लगाया गया था, ऑटोमन सेशन जो है वो लगा था असेंबली का श्रीनगर में, तो उसमें भी हमने देखा कि महराज मलिक की रिहाई को लेकर जो है वहां पे बातचीत हुई, वहां पर एक माहौल बनाया गया। तो ओवरऑल नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी उनका भी दायित्व है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है, महराज मलिक है, वो रूलिंग पार्टी को सपोर्ट देते हुए नजर आए और मोरोवर उनके साथ ही वो शाना बशाना खड़े भी नजर आए। तो ऐसे में बड़े सारे इस समय जो विधायक हैं वो महराज मलिक के सपोर्ट में और खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सारे विधायक हैं। अब क्योंकि सरकार के पास ही है बहुत सारी चीजें, और हालांकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उपराज्यपाल के पास है, केंद्र के अधीन है, तो किस तरह से कानून में तब्दीली हो सकती है वो जम्मू कश्मीर सरकार के पास तो नहीं है। लेकिन पीडीपी समय समय पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जरूर इसको लेकर टारगेट करती रही है कि पीएसए लाने वाला ही नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और अब कई दफा जो है वो कई मुद्दों पर चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाता है और उनकी खामोशी कई सवाल भी उठाती है। और इस पर सियासत भी बड़ी ज्यादा देखने को आई, चाहे वो जो पीएसए का मुद्दा है, तो इस पे हम देख रहे हैं कि बीच बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस में सुर ढीले करती है, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी सियासी जो मसलों में ये मुद्दा कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला जाता है या फिर गुमशा हो जाता है। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर महराज मलिक को जल्दी रिहा करना है तो बड़ी सियासी दल, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस है, उनके द्वारा एक बड़ी मुहिम चलाई जा सके जिसके तहत महराज मलिक में बाहर आ सके। जी ख्वाहिश। इसके अलावा अगर हम जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को लेकर बात करें तो जिस तरह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और पिछले कई दशकों से ये माहौल देखा जा रहा है, तो क्या उसमें पीएससी की जो ज़रूरत है इस तरह के मामलों में महसूस की जाती है? क्योंकि आवाम इसके खिलाफ नजर आती है और अगर बड़ी पार्टियों की एनसी चाहे पीडीपी हो, इन पार्टियों की हम बात करें तो ये भी इसकी मुखालिफत में नजर आती हैं। लेकिन बीजेपी लीडरान की तरफ से इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आता है और कई बार महराज मलिक की तीखी जो बहस हुई है बीजेपी लीडरान के साथ, वो हुई है सदन में भी हंगामा उनकी तरफ से किया गया, जहाँ उन्हें बाहर निकाला गया। इस तरह का जो उनका बर्ताव है एग्रेसिव, वो कई बार देखने को मिलता है और कई ऐसे मामले हैं जिसमें महराज मलिक का जो नाम है वो सामने आता है और उसके लंबे वक्त के बाद फिर ये कार्रवाई डोडा में देखने को मिली हमें। बिल्कुल, कई सारी चीजें, कई सारे एंगल जुड़े हैं जिसको लेकर ये सारी चीजें हुई हैं। हालांकि जिस तरह से जो डोजियर इख्तियार किया है वो बहुत लंबा पुलिंदा है, उसमें कई सारे पुराने मामले जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। तो खासतौर पर जो एक डोजियर तैयार किया गया वो इस तरीके से तैयार किया गया है कि महराज मलिक जो है वो जल्द बाहर ना आ पाए। और जो पीएसए लगाया गया है वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट इसलिए है कि महराज मलिक के स्टेटमेंट से किसी भी तरह का माहौल बाहर बिगड़े ना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो और कहीं ना कहीं उनकी बयानबाजी से लोग उग्र ना हो जाए। तो ऐसे में इसीलिए उनको पीएसए के तहत जो है मुक्त भी किया गया है। लेकिन उसको खत्म करना, उसको आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से अबॉलिश करना, ये तो कोर्ट के थ्रू ही होगा। लेकिन उसके लिए कामकाज करना पड़ेगा, पूरे तथ्यों को जो है वो कोर्ट में लाना पड़ेगा और प्रॉपर तरीके से जो है केस को लड़ना होगा। तो ये सारी काबिलियत डिपेंड करती है महराज मलिक की लीगल सेल के ऊपर। अगर उस तरह से वो अपनी काबिलियत दिखाते हैं तो जल्द जो है महराज मलिक बाहर जा सकते हैं। जी बिल्कुल।
ख्वाहिश इसी के साथ अगर डोडा की हम बात करें, इस वक्त डोडा में क्या कुछ अहम ज़रूरतें हैं जिसकी वजह से जो मकामी लोग हैं वो परेशान हैं और अपनी नुमाइंदगी को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। मोटा मोटी अगर देखा जाए तो डोडा की आवाम की क्या कुछ ज़रूरतें हैं जिन्हें उजागर करने के लिए वो लगातार महराज मलिक की रिहाई की मांग कर रही हैं। देखिए, अगर हम बात करें बिजली, पानी, सड़क के मुद्दे, तो हर जगह है। चाहे वो हमारे पर चुने हुए विधायक अभी भी जो है वो कामकाज कर रहे हैं, ये चीजें कभी खत्म नहीं होती हैं। सैनिटेशन के इश्यूज हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इशू हैं, जो सोशल सर्विसेज हैं, सरकारी स्कीम हैं, उनका लोगों को किसी को फायदा मिलना है, किसी को नहीं मिलना है, ये मुद्दे तो बने ही रहते हैं। ओवरऑल डोडा में जो हेल्थ सिस्टम जो काफी चरमराया हुआ था, काफी हद तक उसको पटरी पे लाने का महराज मलिक ने किया था। उनके बिहाफ में भी कई सारी चीजें हो रही, जो जीएमसी डोडा है वो भी काम कर रहा है। उसके अलावा कई सारे प्राइमरी हेल्थ सेक्टर, कम्युनिटी हेल्थ सेक्टर है, वो चल रहे हैं। सड़कों का नेटवर्क ऑलरेडी जो है वो बिछ रहा है, क्योंकि खुद जो डोडा ये किश्तवाड़ का इलाका है, इसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो डॉक्टर नितिन सिंह है, और वो अपने इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को बड़ा ध्यानपूर्वक यहाँ पर कामकाज करवाते रहते हैं और तमाम चीजों का अपडेट लेते रहते हैं। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन की भी काफी नजर रहती है चीजों को लेकर, किसी भी तरह की कोताही ना हो, क्योंकि यहाँ के चुने हुए विधायक थे, लेकिन जो एमपी है उनकी बड़ी नजर है अगर डॉक्टर नितिन सिंह की बात करें, और वो छोटी छोटी चीजों को लेकर भी जो है वो ट्वीट करते रहते हैं, जानकारी जो है वो लेते रहते हैं। तो ऐसे में इस जो आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसी या फिर इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में काफी कामकाज होता रहता है, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है, दूर दराज के पहाड़ी इलाके भी हैं, और बड़ी ऐसी यहाँ की जो पॉपुलेशन है जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, तो ऐसे में उनको चीजों के बारे में जानकारी देते रहना, और आप कह सकते हैं कि सरकारी स्कीमों के बारे में पता चलते रहना, उसके राइट्स के बारे में बताना, तो उसको लेकर आप उनका चुनाव और नुमाइंदा ही ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है। लेकिन कमी खलती है, अब जब वापस आ जाएंगे तो यकीनन कमी पूरी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल लोगों के इश्यूज जो है वो कुछ कुछ हर जगह जो है बने रहते हैं, वैसे ही डोडा में बने। जी बिल्कुल ठीक है। ख्वाहिश तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं आपको बता दें कि पीएसए को लेकर मुखालिफत का सिलसिला जारी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इस मामले को लेकर मुखालिफत की जा रही है। वहीं अगली समाअत की हम बात करें तो 4 दिसंबर को अगली समाअत होनी है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि महराज मलिक की रिहाई को लेकर फैसला सामने आ सकता है और कोर्ट भी इस पर बहस जारी रखेगा। वहीं पार्टी की बात करें तो पार्टी की तरफ से लगातार लीडर की रिहाई की बात की जा रही है। और वहीं कश्मीर टाइम्स हेडक्वार्टर में एसआईए ने छापेमारी की है। दफ्तर से AK-47 के राउंड बरामद किए गए हैं। इसके अलावा कई तरह के दीगर हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि एसआईए की टीम फिलहाल जांच कर रही है। जम्मू के रेजिडेंसी रोड में वाक़ कश्मीर टाइम्स के हेडक्वार्टर में ये छापेमारी की गई है, जहां रेड में एसआईए की टीम को AK-47 के राउंड मिले। वहीं कुछ और तरह के जो हथियार हैं वो भी बरामद किए गए हैं, जिसके बाद टीम हाई अलर्ट पर है और पूरे इलाके में सख्ती बरती जा रही है। इसी सिलसिले में लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां एसआईए की टीम एक्टिव हो गई है। कई इलाकों में इस तरह की कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में कश्मीर टाइम्स हेडक्वार्टर में भी छापेमारी की गई है। इस दौरान दफ्तर से AK-47 बरामद की गई है। AK-47 के कई राउंड बरामद किए गए हैं। इसके अलावा भी दीगर तरह के हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। एसआईए की टीम फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ का सिलसिला जारी है। पूरी हरकत पर नजर रखी जा रही है। जम्मू के रेजिडेंसी रोड में सुबह से ही स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रेड जारी है। हमने पहले भी आपको एक खबर दिखाई थी। इस बीच बड़ी डेवलपमेंट हुई है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम को कश्मीर टाइम्स के ऑफिस से AK-47 के कुछ राउंड्स और एमुनिशन जो है वो मिला है। आप देखेंगे सामने ये कश्मीर टाइम्स का जम्मू का ऑफिस है। फिलहाल यहाँ पर टीमें अभी भी मौजूद हैं। एक टीम यहाँ से जो अंदर से AK-47 के राउंड्स और एमुनिशन जो रिकवर हुआ है उसको यहाँ से लेके जा चुकी है, और अभी कुछ और टीमें अभी अंदर हैं और भी कुछ टीमें यहाँ पर लगातार पहुँच रही हैं। ओवरऑल ये काफ़ी बड़ी इस समय जम्मू की खबर बन गई है, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे बड़ी व्यस्त रोड है रेजिडेंसी रोड की, और अगर मैं आपको इस ओर दिखाऊं, यहाँ से कुछ ही आप कह सकते हैं मीटर दूर जो है वो CM रेजिडेंस भी है। तो बड़ी हाई प्रोफाइल ये एरिया है। कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ पे रहते हैं। चीफ सेक्रेटरी का मुख्यालय भी यहीं पर है, CM भी यहीं पर रहते हैं, और जम्मू का बड़ा व्यस्त ये इलाका है। ऐसे में कश्मीर टाइम्स जो है वो जम्मू की सबसे पुरानी अखबारों में, जम्मू कश्मीर की सबसे पुराने पेपर्स में से आता है, और उनका ये जम्मू का ऑफिस है। और यहाँ पर जिस तरह से लगातार सुबह से ही एसआईए की रेड जारी है, अभी भी यहाँ पर कई सारे अधिकारी अंदर हैं। हर एक चीज़ के जो है जांच हो रही है। हालांकि आपको बता दूं कश्मीर टाइम्स के इस मुख्यालय से अब पेपर प्रिंट नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर चीज़ें मिलना और यहाँ से इस तरह की चीज़ों को रिकवर करना एक बहुत बड़ी ये खबर इस समय बन गई है। एजेंसियों ने पूरी नज़र बनाई है, और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस समय इस पूरी घटना पर पूरी नज़र बनाए हुए है, और हर एक छोटे से छोटे तथ्य को जो है उसकी समय जांच की जा रही है। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट। हर इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे राही जुड़ गए हैं।
राही लगातार कश्मीर में इन दिनों सख्ती बढ़ती जा रही है। तमाम मकामात पर छापेमारी का दौर जारी है और अब देखा जा रहा है कि कश्मीर टाइम्स हेडक्वार्टर में एसआईए ने रेड की है, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और ऐसे में ये हैरान करने वाली बात है कि दफ्तर से AK-47 बरामद की गई है। इसके अलावा भी कई दीगर एतराज सामान बरामद किए गए हैं। फिलहाल क्या डिटेल्स मिल रही हैं और किस शक की बिना पर इस मामले को देखा जा रहा है? देखिए सदफ, ये जो कश्मीर टाइम न्यूज़पेपर है ये 1954 में स्टार्ट हुआ था बतौर वीकली। उसके बाद 1964 में ये डेली पेपर हो चुका था और जम्मू कश्मीर का काफी प्रसिद्ध अखबार था, जिसे जो कि बहुत ही बेबाकी से लिखता था या कुछ इस तरीके का कंटेंट। और इसके फाउंडर जो है वो वेद वसीम थे। तो लगातार वेद वसीम के जाने के बाद उनकी बेटी जो अनुराधा वसीम है, जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर के तौर पर इस अखबार को संभाल रही थी, इसकी संपादक थी, वो चला रही थी। पिछले काफी सालों से कश्मीर टाइम जो है बिल्कुल डाउन, एक ठप होने की कगार पर था। तो वो लगातार इस तरीके का कंटेंट लिखती थी या विदेशों में जाकर भारत की आलोचना करना या कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज जो देश विरोधी गतिविधियां थी, जो देश के विरुद्ध इस तरीके के कार्य थे, तो लगातार इन पर जो है वो एक मॉनिटर किया जा रहा था। और आखिर में इनसे जो है इनका जो कश्मीर में ऑफिस था वहां पर भी पहले वहां पर भी रेड हुई थी, वहां भी दस्तावेज आज से कुछ वर्ष पहले जो है वो सीज किए गए थे। लेकिन आज कश्मीर टाइम का जो जम्मू कार्यालय है रेजिडेंसी रोड पर, वहां पर एक बड़ी छापेमारी की गई और उस छापेमारी में जो है तमाम उन दस्तावेजों को जो है वो जब्त किया गया। और बड़ी बात ये थी कि वहां पर जो AK-47 के जो कारतूस उनके जो वो होते हैं उनको कार्ट्रिज वो वहां पर बरामद किए गए, पिस्टल और पिस्टल के राउंड बरामद किए गए, साथ में कुछ लीव्स जो है वो ग्रेनेड के वो वहां पर मिले हैं। तो सबको आज चौंका देने वाली खबर थी। आज सुबह से इस खबर की जो है वो सुर्खियां बनी हुई है कि कश्मीर टाइम जो है एक बार फिर से सुर्खियों में उसके कार्यालय में। हालांकि ये कार्यालय काफी समय से बंद पड़ा था। जो इसकी एडिटर हैं, जो संपादक हैं, वो भारत छोड़कर चली गई हैं। अनुराधा वसीम अपने परिवार के साथ US चली गई हैं, लेकिन उन पर मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है। SIA की आज छापेमारी थी। SIA ने उस ऑफिस में जाकर तमाम उन दस्तावेजों को, तमाम वो जो ऐसी सामग्री थी जो भी वहां पर बरामद हुआ है उसे सीज किया है। और सुबह से लेकर अभी शाम के लगभग 6 बजे ये SIA की रेड जो है वो समाप्त होती है। एक लंबी रेड चली है, तमाम उन चीजों को सीज किया गया है। अब इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, क्या कुछ पाया गया है। हालांकि जो हमारे विश्वसनीय सूत्र हैं, जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उस जानकारी के मुताबिक जो मैंने ये चीजें बताई हैं ये बरामद तो हुई हैं, लेकिन और भी काफी कुछ जो है वहां से जब्त किया गया है। और आने वाले समय में अब SIA इसको लेकर क्या प्रेस नोट जारी करता है, क्या पूरी डिटेल्स निकलकर सामने आती है, वो अभी बात की बात है। लेकिन एक अखबार इस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित था, शामिल था, हमेशा देश के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा के तौर पर इस तरीके का कंटेंट लिखता था, जो ये आरोप उन पर लगे हैं। अब देखना यह है कि इसको लेकर क्या, हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब देखना यह है कि अब क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। बहरहाल तमाम उन दस्तावेजों को या फिर उनके जो घर थे, जो एडिटर के या उनके जो रिश्तेदार थे, उनके घरों पे भी छापेमारी हुई है। और उस छापेमारी में भी SIA को जो लग रहा है कि जरूरी जिन चीजों को उन्होंने जब्त किया है, और साथ में लगातार वहां पर उनसे जो है उनके परिवार या कुछ जो सदस्य हैं उनसे पूछताछ जारी है। और कश्मीर टाइम के कार्यालय में आज एक बड़ी रेड SIA की हुई। ये अपने आप में सुरक्षा एजेंसियों ने साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई देश विरोधी ताकत या देश विरुद्ध कोई इस तरीके का कार्य करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। जी राही, अब जब ये मामला तूल पकड़ रहा है और दफ्तर से हथियार भी बरामद किए गए हैं, क्या इसके बाद कश्मीर टाइम्स की तरफ से कोई सफाई सामने आई है, किसी तरह का रद्दअमल उनकी तरफ से सामने? आपने बताया कि एडिटर मुल्क में नहीं है, क्या उनकी तरफ से किसी तरह का कोई रद्दअमल सुनने को मिला है? या फिर हम दफ्तर की बात करें, दफ्तर के अंदर मौजूद लोग और स्टाफ की तरफ से कोई सफाई जारी की गई है? देखिए सदफ, जो ये कश्मीर टाइम का जम्मू कार्यालय है रेजिडेंसी रोड पर, ये बहुत ही पुराना ऑफिस है और इस ऑफिस में वहां पर कोई नहीं रहता, यानी एक खंडर में तब्दील हो गया। तो ये काफी समय से ऑफिस बंद है, क्योंकि जैसे ही ये पेपर गिरने की कगार पर इस पेपर का टोटल सब सर्कल डाउन हो चुका था, तो अनुराधा वसीम किसी अदर मतलब कि मीडिया हाउसेस के साथ, अंतरराष्ट्रीय कुछ मीडिया हाउसेस के साथ काम करती थी। तो उन्होंने फाइनली आज से 3 साल पहले ही भारत छोड़कर वो अपने परिवार के साथ विदेश में सेटल हो गई हैं, वहां चली गई हैं। तो ऐसे में लगातार सुरक्षा एजेंसियां ये इनपुट उनको मिल रहे थे या कुछ ऐसे दस्तावेज, ऐसी जानकारियां उन्हें मिली
कि इस अखबार के कार्यालय में या इस अखबार के प्रति या जो इस अखबार के एडिटर हैं उनके प्रति कुछ इस तरीके के उन्हें प्रूफ, कुछ एविडेंसेस मिले या कुछ उनके शिकायतें मिली, तो लगातार ये मॉनिटर किया जा रहा था। तो आज फाइनली एसआईए की एक बड़ी रेड वहां पर हुई है। हालांकि कार्यालय में कोई पाया नहीं गया। उस कार्यालय को जो कोई साफ सफाई करता था या कोई एम्प्लॉय हुआ होगा उसे बुलाकर उसे खुलाया गया। तो तमाम अंदर पूरे उस कार्यालय की जांच पड़ताल की गई, उसे सर्च किया गया और सर्चिंग के दौरान क्या कुछ वहां पर बरामद हुआ है, जिसमें मैंने बताया कि AK-47 के कार्ट्रिजेस मिले हैं और वहां पर जो पिस्टल उसकी जो है वो राउंड्स मिले हैं या फिर जो लीड्स ग्रेनेड के होते हैं, जो पिंस होते हैं, वो बरामद हुए हैं। तो ये एक दूसरी तरफ इशारा करते हैं कि ये अखबार पर जो एलिगेशंस लग रहे थे, इनकी जो एडिटर पर ये एलिगेशंस लग रहे थे, वो कहीं ना कहीं ये चीजें बरामद होने से अब इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा खुल गई है। अब इनके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, कौन कौन लोग इनके साथ जो है वो शामिल है, कौन कौन लोग इनके साथ जो है वो इस पूरे इस नेटवर्क में जो है पाए जाएंगे, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन बड़ी एक आप यकीन मानिए कि सुबह से लेकर यानी 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे लगभग 12 से 13 घंटे लंबी रेड जो है वो वहां पर की गई और तमाम उन दस्तावेजों को जो है वो सीज किया गया। अब आने वाले समय में ये एजेंसियां स्पष्ट करेंगी या मीडिया के पास जानकारी पहुंचेगी कि आखिर इसके लिंक्स क्या आतंकवादियों के साथ लिंक्स हैं या फिर सीमा के उस पार कोई इनके लिंक्स में था। ये सब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन आज की एक बड़ी खबर है, क्योंकि ये एक नामी अखबार था सदफ, मैं आपको बताना चाहूंगा, कश्मीर टाइम, तो इसके जो एडिटर थे तब भी काफी सुर्खियों में रहता था। लेकिन आज इस तरीके से ये सुर्खियों में आया है, जिसने पूरी जो पत्रकारिता का एक जिन लोगों का दौर था, पूरी जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी और या जो जितने भी JNK के बड़े अखबार हैं, वो भी आज सबको चौंकाने वाली जो एक खबर मिली कि इस तरीके से एसआईए की रेड में ये सब चीजें बरामद हुई हैं। अब देखना यह है कि किस तरीके की आगे कार्रवाई जारी रहती है, क्योंकि जो इसकी एडिटर है, मैंने जैसे पहले बताया कि वो विदेश में है। तो लगातार एजेंसियां, और जैसे आपने पूछा कि क्या उनकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन या कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट जारी हुआ है, अभी तक कोई प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं आया है। बहरहाल सूत्रों का ये मानना है कि उन्होंने किसी एक मीडिया हाउस को ये बताया है कि मतलब कि अपना ये पक्ष रखा है कि ये सब कुछ बेबुनियाद है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक पक्ष की ऐसा कुछ नहीं है, एक आवाज को दबाया जा रहा है, जिस तरीके से वो पहले भी कुछ हाउसेस को लिखती थी या कश्मीर टाइम पर लिखती थी, तो ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि कुछ स्पष्टीकरण प्रॉपर तरीके से ऑफिशियल जो है वो कश्मीर टाइम की तरफ से अभी तक कोई जारी नहीं हुआ है। हो सकता है कुछ समय के बाद जारी हो जाए, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस, एसआईए या तमाम जितनी भी दीगर एजेंसियां हैं वो मॉनिटर कर रही हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो दिल्ली आतंकवादी हमला हुआ है, बम ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में हर एक एंगल से सुरक्षा एजेंसियां जो है वो मॉनिटर कर रही हैं, चाहे कोई सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर है या फिर कोई जैसे डॉक्टर फ्रेटर्निटी, एक बड़ा नेक्सस, एक बड़ा जो है एक गिरोह जो है उसका भांडाफोड़ किया गया है। तो लगातार एजेंसियों की नजरें हैं कि कौन किस तरीके की गतिविधियों में शामिल है, क्या कुछ गतिविधियां कर रहा है, ताकि उन पर शिकंजा कसा जाए और आने वाले समय में हो सकता है कुछ बड़े खुलासे हों। ये देखना बात की बात है सदर जी। इसके साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे इस वक्त के अगर माहौल की जम्मू में बात करें या कश्मीर में भी बात करें तो किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं ज़मीनी सतह पर, क्योंकि इसे लेकर नाराज़गी बड़े पैमाने पर जाहिर की जा रही है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों सख्ती है और ये जाहिर है कि जो एजेंसियां हैं वो सिक्योरिटी अलर्ट पर है। तमाम इलाकों में छापेमारी का दौर जारी है। कई नौजवानों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया, हालांकि उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन उससे नाराज़गी बढ़ती जा रही है। लीडरान के भी जो बयानात हैं वो आपने सुने होंगे, वो भी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि इस तरह की भी अब खबरें सामने शुरू हो गई हैं कि दूसरी रियासतों में कश्मीरियों को परेशान किया जा रहा है। देखिए सदफ, ये चीज तो बिल्कुल दुरुस्त है। और आज ये जो कश्मीर टाइम का जहां पे कार्यालय है, मैं थोड़ा सा इसका रोड मैप आपको बताना चाहता हूं कि ये काफी हाई प्रोफाइल एरिया है, जम्मू का सबसे पॉश और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, जहां से कुछ ही दूरी पर सीएम हाउस है, कुछ ही दूरी पर मिनी अपना सचिवालय है, हमारा सेक्रेटरीट है, और ये पूरा प्रॉपर बड़े बड़े होटल्स हैं, रेजेंसी रोड है, डीसी कार्यालय है, तमाम मतलब कि एक बड़े ऑफिसेज यहाँ पर हैं। और साथ में जम्मू का प्रसिद्ध रघुनाथ बाजार, रघुनाथ टेम्पल और इसके आसपास में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो यहाँ पर रेड होने के बाद इस तरीके के सामग्री जो है वो मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। दूसरी तरफ आपने पूछा कि यहाँ के हालात क्या हैं। जम्मू कश्मीर के इस समय हालात, जब से दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ है उसके बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियां नकेल कसे हुए हैं। काफी सख्ती, हर जगह जो है वो ट्रेसिंग हो रही है, हर जगह जांच की जा रही है, गाड़ियां नाके लगाकर पूछताछ की जा रही है, चेकिंग हो रही है। तो ये तमाम तरह का एक प्रोसेस एज पर सिक्योरिटी कंसर्न
तो ये सब चीजें चल रही हैं। लेकिन इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ना केवल बल्कि भीड़ भाड़ वाले इलाके या तमाम जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र रहते हैं, वहां पर भी ये सिक्योरिटी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। और इसके साथ जो इस मॉड्यूल में दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के साथ जितने भी कनेक्टेड जो भी सुराग उन्हें मिल रहे हैं, उन तमाम लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है और जो सस्पेक्टेड लोग हैं उनसे भी पूछताछ जारी है। और खासतौर पर जो डॉक्टर फैटर्निटी यानी एक ऐसा प्रोफेशन जिसे व्हाइट कॉलर टेरर कहा जा रहा है, और ये प्रोफेशन इस इतने बड़े हादसे में, इतने बड़े एक जो देश के खिलाफ इन्होंने एक बड़ी साजिश रची है, तो उनको भी पूछताछ की जा रही है, उनके लॉकर्स वगैरह चेक किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जहां आपने कहा कि कुछ लीडरों के बयान आ रहे हैं, जैसे महबूबा मुफ्ती लगातार इस तरीके के बयानबाजी कर रही हैं, जिससे आरोप प्रत्यारोप विपक्षी जो नेताओं में या फिर पूरे जो पॉलिटिकल हलचल इसमें देखी जा रही है। तीसरा आपने पूछा कि जो कश्मीरी स्टूडेंट्स देश भर के विभिन्न हिस्सों में वो परेशान हो रहे हैं, इसमें बिल्कुल ये आपने सही कहा कि उनकी भी इस तरीके की खबरें आ रही हैं। तो साफ तौर पर नेता ये कहने का प्रयास भी कर रहे हैं कि अगर कोई एक शख्स इस आतंकवादी हमले में मुलव्वस है तो उसी के खिलाफ कार्रवाई हो, उसे पूरे सिस्टम के साथ या पूरे कश्मीरियत के साथ या सब लोगों के साथ कंपेयर ना किया जाए कि हर कोई आतंकवादी नहीं होता या हर कोई इस तरीके के शक को शोभा के नजर से ना देखे जाए। जिनके प्रति सटीक जानकारी या जो इनपुट्स आ रहे हैं, आप उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करिएगा, क्योंकि उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए बर्ताव, उन्हें सलाखों के पीछे डालना चाहिए जो देश को दहलाने का प्रयास कर रहे थे। और दिल्ली जैसे देश की राजधानी में इतना बड़ा ब्लास्ट कर जिन्होंने पूरे सिस्टम को जो है वो हिलाकर रख दिया, सबके लिए परेशानी का सबब था। सब लोग वहां पर निहत्थे लोगों की जान गई है, 12 से 15 लोगों की। तो ऐसे में सिक्योरिटी कंसर्न, तमाम बॉर्डर जो है वो अलर्ट मोड पर है। बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ, भारतीय सेना, सीआईएस, आईटीबीपी, हर जगह जो है सारे जवान चौकन्ने हैं, अपने सिक्योरिटी कंसर्न देख रहे हैं, ताकि आने वाले समय में कोई ऐसी गतिविधि या कोई ऐसा टेरर अटैक दोबारा ना हो। इन चीजों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां तमाम मॉनिटर कर रही हैं और डिफरेंट एरियाज में एसआईए, एनआईए उनकी छापेमारी भी चल रही है। और ये डिफरेंट ना केवल जम्मू डिवीजन में बल्कि कश्मीर डिवीजन में भी ये मुहिम लगातार जारी है। तो प्रयास ये है सुरक्षा एजेंसियों का कि उस पूरे टेरर मॉड्यूल को जो है वो बस्ट किया जाए, प्रॉपर उनके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, किन किन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, कौन कौन लोग उनके पीछे शामिल हैं, सब लोगों को जो है वो हिरासत में लिया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये सबसे पहली जो है प्राथमिकता है। लेकिन अब देखना यह है कि क्योंकि लगातार महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला जो है वो इस तरीके के बयान भी दे रहे हैं कि भाई सब लोगों को आप उस एंगल से नहीं देखिएगा, हालांकि ये पॉलिटिकल जो है वो बातें हो भी सकती हैं। तो साफ तौर पर यह संदेश है कि जम्मू कश्मीर पुलिस या जो भी हमारी सुरक्षा एजेंसी हैं वो कार्रवाई कर रही हैं। आतंक के खिलाफ किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं है, क्योंकि एमएचए की तरफ से साफ तौर पर गाइडलाइंस हैं। जम्मू कश्मीर यूटी प्रदेश की सरकार और जो एलजी प्रशासन है वो भी यही चाहता है कि आतंक के खिलाफ किसी को नहीं बख्शा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और होती रहेगी। और इस पूरे मॉड्यूल को बस्ट करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां जो है वो अलर्ट मोड पर। जी सर, बिल्कुल ठीक है राही, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लता।